शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिं विनाशाय ज्ञानज्योति नमोस्तुते। ज्ञानज्योति नमोस्तुते। ज्ञानज्योति नमोस्तुते। ईस्वी सन 1857 को जो हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उस क्रांति में एक बार तो पूरी तरह से भारत अंग्रेज विहीन हो गया था। उसके बाद जो कुछ लोग बच गए थे वो इंग्लैंड चले गए, ब्रिटिश चले गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत की दास्तां को बतलाया कि वहाँ से सबको खदेड़ दिया, मार दिया, स्वतंत्र हो गया। एक भी अंग्रेजों का झंडा वहाँ पर नहीं है, और पूरा देश, भारत देश पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो पार्लियामेंट में ये निर्णय हुआ भाई किसी भी तरह से हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखना है। अगर ये ऐसा हम नहीं कर सके तो 71 देश जो हमारे गुलामी में हैं वो सारे के सारे एक एक करके जो है उसी तरह से अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद जो 1858 में भारत को पुनः गुलाम बनाने के लिए जो भयंकर या अन्याय अत्याचार प्रारंभ हुए, उस समय नाना साहेब वो पूरी तरह से पुनः अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने लड़ा और ये मुहिम बनाया स्वतंत्र भारत का, और उसमें तात्या टोपे और झांसी की रानी ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने प्रण लिया था हम किसी भी तरह से अंग्रेजों को पुनः यहाँ पर स्थापित होने नहीं देंगे। उस युद्ध में बहुत लोगों ने सहकार किया, क्या लड़कों ने, क्या लड़कियों ने, क्या बुजुर्गों ने, क्या महिलाओं ने। पूरा देश ये चाहता था एक बार देश गुलाम हुआ, गुलामी से मुक्त हुआ है तो पुनः गुलाम न हो। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों को हमारे अंदर के लोगों ने ऐसा सहयोग और सहकार दिया, और पुनः 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस देश के ऊपर शासन प्रारंभ किया। उससे पहले बड़े अन्याय और अत्याचार किए, लेकिन बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उनमें 14 वर्ष की मैना कुमारी ये नाना साहब की बेटी भी थी। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। वो बिठूर के थे। उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों से पूरी तरह से आमने सामने युद्ध कर रहे थे। उस समय कुछ क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कुछ अंग्रेजी महिलाओं को और बच्चों को बंदी बनाया, पकड़ लिया और उनको दंड देने के लिए नाना साहब के पास आए।
और नाना साहब के सामने उनको सुपुर्द कर दिया ये सब दुश्मन की स्त्रियां और उनके बच्चे। अब नाना साहब भारतीय थे, उन्होंने कहा देखो भाई हमारा युद्ध है अपने शत्रुओं से, अंग्रेजों से, लेकिन ये नियत थे स्त्रियों को और बच्चों को मारने का आता है, मैं इनको नहीं मार सकता, ये पाप नियत थी, स्त्रियों के ऊपर बच्चों के ऊपर हथियार नहीं उठाया जा सकता। तो नाना साहब ने उनको संरक्षण दिया और उन क्रांतिकारियों को भी कहा भी हमने दुश्मनों से ही लड़ना है और ये इन लोगों से हमारा क्या बैर विरोध है, और ये नियत थे लोगों के ऊपर किस तरह से वार किया जा सकता है। तो नाना साहब ने उन स्त्रियों और बच्चों की जिम्मेवारी अपनी किशोरी बेटी, जो अभी 14 वर्ष की थी लेकिन बड़ी वीर और बहादुर क्रांतिकारी थी, वो मैना को सौंप दी और कहा उनको इन लोगों को सुरक्षित स्थान में ले जाओ और इनकी सुरक्षा प्रदान करो। कानपुर से अपने अंगरक्षक श्री माधव साहब के साथ उन लोगों को लेकर के उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के लिए गंगा की तरफ मैना ने कूच कर दिया और इधर नाना साहब बिठूर चले गए और मैना शरणागतों को लेकर के वो गंगा तट की तरफ जा रही थी। वहां पर उनको गुप्तचरों से कुछ लोगों से पता लगा कि नाना साहब के कानपुर छोड़ते ही अंग्रेजी फौज ने कानपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी और वहां पर उन सैनिकों ने, ये अंग्रेज जो सैनिक हैं, उन लोगों ने महिलाओं को के साथ बड़ी बदतमीजी करना शुरू कर दिया है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ वो कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उनके बच्चों को छीन छीन करके उनके सामने उनको काटा जा रहा है। बहुत ही बुरा हाल ये अंग्रेजी सैनिक कानपुर के अंदर कर रहे हैं। ये सब सुना तो मैना का खून खौल उठा। उसने वो शरणागत जो स्त्री और बच्चे थे उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों से आग बरस रही थी, लेकिन उसी समय श्री माधवराव उनके अंगरक्षक थे। पिता ने कहा था, उनके पिता की बात को याद दिलाया कि उन्होंने संरक्षण के लिए आपको भेजा है, ये शरणागत को लेकर के संरक्षण के लिए आपको भेजा है। तो मैना ने खून पी लिया, क्रोध को पी लिया और उन्होंने कहा देखो, माधव से कहा इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके हम शीघ्र यहाँ से लौटते हैं और इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे और हम शीघ्र लौट करके कानपुर चले जाते हैं और वहां जा करके जो अन्याय अत्याचारी अंग्रेजों हैं उनको गिन गिन करके उनको सबको खत्म करूंगी, उनका बदला लूंगी। बस अभी हम यहाँ से इनको सुरक्षित लौट छोड़ते ही हम कानपुर पहुंचना है। हमने ये तैयारी करके जैसे ही चल रहे थे उसी समय, उसी क्षण अंग्रेजियों की एक टुकड़ी, अंग्रेजी जो सेना थी उसकी टुकड़ी इनका पीछा करते हुए जो आ रही थी, पीछा करते हुए उनको पता लग गया था इस तरह से स्त्रियों को और बच्चों को लेकर के मैना यहाँ से निकली है। और उन लोगों को उन्होंने तो लूटना था, वो तो लूटे रहे थे। दया, करुणा, भारतीयता, ये क्षमा, ये सब तो जानते ही नहीं थे, उन्होंने कभी जाना ही नहीं उस चीज को। तो उसी समय वो अंग्रेजों की टुकड़ी, सेनाओं की टुकड़ी वहां पर पहुंच गई और अपने अंगरक्षक माधव के साथ मैना ने उनके साथ लड़ना शुरू किया। और वो पूरी टुकड़ी थी, ये 2 ही जने थे और सब शरणार्थी थे और शरणार्थी तो बेचारे वो क्या लड़ते, और वो भी अंग्रेजों के स्त्री और बच्चे थे।
अब इधर माधवराव जी भी लड़ते रहे, मैना भी लड़ती रही, और उन लोगों को ये पता लगा कि मैना जो है नाना साहब की लड़की है, फिर तो उनको बहुत ऐसा जोश आया भाई, उसको पकड़ अंग्रेजी सैनिकों ने, उन्होंने माधवराव को, उनके अंगरक्षक थे, उनको खत्म कर दिया। और अकेली लड़की लड़ रही थी, और वो सारे अंग्रेजों के सैनिकों की एक टुकड़ी थी। उन लोगों ने इस वीरांगना को पकड़ लिया। अब जब उनको पता लगा ये नाना साहब की बेटी है, तो खुशियों का पार नहीं रहा। उन्होंने उनको तरह तरह के लालच दिए, तरह तरह का लालच दे करके बतलाया, भाई ये स्वतंत्रता सेनानी तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन है, हमारे को बता दो। जब लालच नहीं कम आया तो तरह तरह से धमकियां दी कि वो अपने अन्य साथियों का पता बता दे। लेकिन मैना कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी, बच्ची थी तो क्या है, नाना साहब पेशवा की बेटी थी, उसने कहाँ मुंह खोलना था। उसने जिस समय नहीं खोला, वो चट्टान की तरह अड़ी थी। उसको पेड़ से बांध करके, हाथ पैर बांध करके इतनी यातनाएं दी, इतनी तकलीफ दी, और उनको इतना कष्ट दिया। उसके कष्ट को देख करके जो उनके शरणार्थी, जिनकी रक्षा के लिए वो लेके आई थी, वो भी रो पड़े। लेकिन वो हमारे संरक्षण, अपने संरक्षण देने वाली उस वीरांगना को नहीं बचा सके। उन्होंने इन्हें इतना कष्ट दिया, प्यासा रखा, भूखा रखा, होठ सूख गए, होठों में पपड़ियां पड़ गईं, लेकिन पानी की बूंद नहीं दी। खाना पीना तो अलग है। और इतने अत्याचार किए, इतने अन्याय किए उस एक लड़की को तोड़ने के लिए, उसके मुंह से निकलवाने के लिए भी, तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन है, सब मेरे को बताओ। लेकिन उसने एक का नाम नहीं बतलाया। आखिर सब जो है तकलीफ दे दे करके, उसको जो तकलीफ दे सकते थे दिया, लेकिन थक करके उन्हें वहां पर लकड़ियां इकट्ठा करके उसका चीता बना दिया, और कहा या तो बताओ, वरना हम इस जलती इसी चिता को जला करके तुम्हारे को इसी के अंदर भस्म कर देंगे, जिंदे जला करके मार देंगे, तुम बताओ। जब यहां तक हुआ तो उन्होंने कहा बताओ कौन है, क्या है। तो सामने आकर जिस समय पूछा, वो अंग्रेजों की सेना का अफसर ने उसके मुंह में थूक दिया, उसने नीचे, कमीनों, मेरे से कुछ उगलवा सकते हो, तुम्हारी मौत तो तुम्हारे चारों तरफ वैसे मड़र आ रही है। अब जिस समय थूक दिया उसके मुंह के ऊपर, उसका अपमान किया, थूक दिया, उसको धिक्कार दिया जिस समय उस वीरांगना ने, तो उन्होंने उसमें आग लगा दी उस चिता में। और उस जलती बलती चिता में 14 वर्ष की वीरांगना नाना साहब, उनकी जो पुत्री, उसको होम दिया, उसको डाल दिया उसको। लेकिन उसने कोई चीख पुकार नहीं की, न चिल्लाई। जिस समय उसमें जलने लगी, तो रोना तो क्या था, हंसते हुए कहा, क्रूर भेड़ियों, जो तुमने करना हो कर लो, जो तुमने जो करना है सो कर सकते। उसने हंसी में उड़ा करके, मजाक उड़ा करके उनका जो अन्याय अत्याचार था, उसका ऐसा मजाक उड़ाया
उनके मुंह में ऐसा थूका और उस जलती बलती अग्नि में वह वीरांगना देखते देखते समाप्त हो। लेकिन उस बालिका को, इस बलिदानी बेटी को, जिसने भारत के दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने जीवन की बलिदान दिया, क्या भुलाया जा सकता है? नहीं भुलाया जा सकता। हमारे देश के इतने क्रांतिकारी हैं, ऐसे ऐसे वीर और बहादुर रहे हैं। बस ये 75वीं जो स्वतंत्रता महोत्सव है, ये साल हमारा प्रारंभ हो रहा है, इसमें इन सभी वीरांगनाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। ऐसे वीर और बहादुर लोग थे जिन्होंने हमारी खुशी के लिए, इस देश के लिए, इस देश को स्वतंत्र रखने के लिए, अन्याय अत्याचारियों से मुक्त रखने के लिए ऐसे अपने जीवन की आहुति दे दी। नमन है ऐसे वीर स्वतंत्र सेनानियों को, नमन है ऐसी वीरांगना हमारे भारत की, भारत माता की पुत्रियों को, नमन है ऐसे देश के लिए समर्पित होने वाले परम मातृभक्त आत्माओं को। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ ऐसे तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना वक्तव्य यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।